All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder. हेलो एवरीवन। बेसिकली आप सब लोगों ने न्यूटन लॉज के बारे में तो सुना ही है। न्यूटन लॉज बहुत बेसिक आपने पढ़े होंगे, पर आपको पता है कि ये एक सिंगल बॉडी और एक सिंगल पार्टिकल को इमेजिन करके बनाए हुए हैं। व्हाट इफ अगर आपके पास एक स्प्रेड ऑफ पार्टिकल है, एक क्लाउड है, बिखरे हुए पार्टिकल्स हैं, तो उसके ऊपर न्यूटन लॉज को कैसे समझा जाएगा, न्यूटन लॉज किस तरीके से उन पर अप्लाई किए जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सचिन कुमार। वेलकम टू एस चांद एकेडमी। और आज हम एक ऐसा खास टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसके बारे में आपने थोड़ा बहुत हो सकता है सुना हो, पर उसे अच्छे से समझने के लिए कुछ खास चीजें, खास बारीकियां आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक का टाइटल है वो है डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इन बुक्स की ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स बेसिकली हम बोलते हैं कि मोशन, वो मूव कर रहे हैं आपके एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं आपके छोटे छोटे। अब वो एक साथ जब मूव करेंगे या उन पे कोई फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो उसको क्या हम F इक्वल टू ma की तरह समझ सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि कंसीडर करते हैं हमारे पास, मान लो जब एक पार्टिकल है ऑफ मास m, समथिंग ऑफ मास m, और उसके ऊपर अगर मैं कोई फोर्स अप्लाइड करता हूं, सो दैट गिव्स मी F इक्वल टू ma। एक नॉर्मल न्यूटन लॉ के तरीके से हम इस पर अप्लाइड फोर्स समझते हैं फ्रॉम द एक्सेलरेशन ये बॉडी जो अचीव करती है। फाइन, तो उसके लिए ये ट्रू है। वेरी वेल, वेरी नाइस, समझा जा सकता है। नाउ बट अब यहां पर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, समथिंग लाइक डस्ट या एक बड़ा ऑब्जेक्ट। उस बड़े ऑब्जेक्ट पे हम तो एक ही वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, हम तो एक ही पॉइंट्स को स्टडी में लेके उसका एक्सेलरेशन समझ रहे हैं। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये लॉ कैसे वर्क करते हैं, हमने ये देखा है कि कोई भी हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है। लेकिन अगर एक बड़ी आपके पास बॉडी है, एक स्प्रेडेड है, जो जिसका स्पेस में काफी एक्सपेंशन है, तो उस पे जब न्यूटन लॉज को हम समझते हैं तो अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। तो उसी फर्क के साथ हम जब इसको समझते हैं तो इसको डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कहा जाता है। सो हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। स्पेस में कई सारे पार्टिकल्स आपस में फैले हुए हैं। अब उन फैले हुए पार्टिकल्स में से जो सभी पार्टिकल्स हैं उनका कुछ ना कुछ मास है। So we can consider that the collective mass m is equal to the summation of mass of each particle। तो उसको मैं इंडिसेस दे रहा हूं कि mi। तो i यहां क्या है? i जो आपका है वो आपका from 1 to n पार्टिकल्स, जो आपके सिस्टम में पार्टिकल्स हैं उसके लिए उसको वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। फाइन, सो अगर सिस्टम में आपके n पार्टिकल्स हैं तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, ये आपका टोटल सिस्टम का मास होगा जिसे मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब ये बात तो समझने में काफी इजी है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं तो आपने उनका मास जोड़ दिया और आपने कहा कि ओके दिस इज ओके, सो द टोटल मास ऑफ दिस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो यहां तक हम ये बात समझ गए। लेकिन इस पर न्यूटन लॉज कैसे अप्लाई होंगे? न्यूटन लॉज इस पर एग्जैक्टली अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो इस चीज को हमें स्टडी करना है यहां पर। तो
अभी हमारे पास ये आ गया कि ये है टोटल मास, लेकिन यहां पर एक एडिशनल डेफिनेशन वो मैं यहां पे डालना चाहूंगा जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को समझने के लिए जरूरी है, और वो है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो है, इन सब के मास अगर इस पॉइंट पर मान लिया जाए और फिर उस पर न्यूटन लॉ अप्लाई किया जाए तो वो बिल्कुल सही होल्ड करेंगे, वो सिस्टम को सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सो सेंटर ऑफ मास की क्या डेफिनेशन हुई कि ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कि उस पॉइंट पर आते नहीं है, लेकिन किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या न्यूटन्स लॉ किसी सिस्टम पर अप्लाई करने के लिए हम एक डेफिनेशन लेते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो हम उस पूरी बॉडी का मास उस सेंटर पर कंसीडर कर सकते हैं एंड देन उसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड तो सेंटर ऑफ मास की जो आपके पास डेफिनेशन होती है, दैट डेफिनेशन इज, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास को COM लिखूं, सो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI RI एंड डिवाइड बाय 1 बाय कैपिटल M। सो टोटल मास से आप उसको डिवाइड करेंगे। अब यहां पर MI तो आप समझ सकते हैं, MI क्या है? MI है आपका मास जो उस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उसमें से एक पार्टिकल का, दूसरे पार्टिकल का, फिर तीसरे पार्टिकल का, वैसे nth पार्टिकल का मास। MI से आप समझ गए। लेकिन RI क्या है? RI है उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। सो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स किस तरीके से? नाउ लेट मी ड्रॉ कि अगर मेरे पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सो फॉर सिंप्लिसिटी वी आर चूजिंग 2 डायमेंशनल सिस्टम। तो इस 2 डायमेंशनल सिस्टम के अंदर अगर सेंटर से मैं कंसीडर करता हूं दिस इज योर फर्स्ट पार्टिकल एंड यहां से इसका जो पोजीशन है, सो दिस इज योर R1। नाउ सिमिलरली अगर आप ये दूसरे पार्टिकल पर जाएं, दिस इज R2। तो इस तरीके से आप Rn सबकी पोजीशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं R से। फाइन। एंड फाइनली टोटल मास से जब आप उसको डिवाइड करेंगे, सो समवेयर इन बिटवीन दीज पार्टिकल्स आपके पास ये आपका सेंटर ऑफ मास होगा। सो ये जो आपके पास सेंटर ऑफ मास है, ये जरूरी नहीं किसी पार्टिकल में हो, पार्टिकल से बाहर भी हो सकता है, पार्टिकल के स्प्रेड के बीच में कहीं पर ये हो सकता है। फाइन। सो अब क्या है, अब हम न्यूटन लॉज को किसी भी सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई कर सकते हैं और पूरे सिस्टम के डायनामिक्स को समझ सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास क्या किसी बॉडी के लिए एक फिक्स क्वांटिटी है? सेंटर ऑफ मास का क्या कैरेक्टर और क्या नेचर होना चाहिए? तो जो ये हमने सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पढ़ा है, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज कर दें तो R1 R2 तो चेंज हो जाएंगे। तो क्या सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो जाता है? इस सवाल का जवाब हम आपको ब्रेक के बाद देंगे। हाय, आई एम मनीषा सिंगला। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझाने के लिए मैं आ रही हूँ एस चांद एकेडमी में। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वेलकम बैक टू द एस चांद एकेडमी। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे एक सवाल किया था एंड द क्वेश्चन वाज दैट कि जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज होता है या नहीं होता है। इन केस यू चेंज द कोऑर्डिनेट सिस्टम तो उसका सेंटर ऑफ मास पे क्या फर्क पड़ता है। ओवरऑल सेंटर ऑफ मास जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है उसके अंदर उसकी पोजीशन सेम रहती है, बट जस्ट बिकॉज आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट किया है तो उसमें सब पार्टिकल के रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होती है, मतलब उसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज होती है, बट उन पार्टिकल्स के बीच में जिस जगह पर वो सेंटर ऑफ मास है उसकी पोजीशन वहीं रहती है। सो ओवरऑल अब जो हमें फर्दर जो हमारा सेंट्रलाइज्ड क्वेश्चन है कि उस पर फोर्स कैसे अप्लाई करना है।
तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में जो एक सिंगल पार्टिकल है हमारे पास, उसके ऊपर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दैट इज एफ अल्फा. आई एम राइटिंग इट एज एफ अल्फा. एंड अब ये एफ अल्फा एक पार्टिकल के ऊपर किस तरह की फोर्सेस अप्लाई हो सकती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फोर्स है जो इस पे अप्लाई हो सकती है, एफ अल्फा, जिसको मैं ई किसके साथ डिनोट कर रहा हूं, जिसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स. तो उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग सकती है, कोई चार्ज, कोई फील्ड हो सकता है जिससे उसको मूव किया जा रहा हो, तो एक एक्सटर्नल फोर्स किसी भी पार्टिकल पे एक्ट कर सकती है. प्लस इसके अलावा उस पर एफ अल्फा बीटा, तो उस अल्फा पार्टिकल पे बिकॉज ऑफ ऑल अदर पार्टिकल्स जिसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनका भी असर पड़ सकता है, उनका भी इफेक्ट हो सकता है. कंसीडर कई सारे पार्टिकल्स हैं जिन पे अलग अलग चार्जेस हैं, तो जो एक पार्टिकल है उस पर उसके सराउंडिंग की वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा होगा. तो इस तरह की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है इसकी इंटरनल फोर्स हम इसे कहते हैं. तो दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल. बट अगर मैं इसी को अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब सबके लिए रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं. सो इन केस जब मैं इसको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए एफ अल्फा बीटा को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, सो इन दैट केस मैं इसको एक पूरी इक्वेशन को एक एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख रहा हूं, जिसमें एट फर्स्ट स्टेप मेरे पास है कि मैं जिस तरह से हमारा मोशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मैं इसमें ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है. एंड हमारे पास है समेशन, बिकॉज मैं सब पार्टिकल्स के लिए इसको कवर कर रहा हूं, अल्फा एम अल्फा आर अल्फा. सो व्हाट इज एम अल्फा आर अल्फा? ये हमारे पास है जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. एंड हम इसमें क्योंकि दिस इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसमें जो 1/m कैपिटल M जो हमने अभी ब्रेक से पहले पढ़ा है, वो मास से मल्टीप्लाई होकर वो आपका जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है. तो सिर्फ F इक्वल टू ma इतना पोर्शन आपके पास बचता है, इज इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ F अल्फा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. सो ओवरऑल फोर्स जो है वो F कैपिटल F अल्फा मैं इसको लिख रहा हूं जो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से बन रहा है. एंड आफ्टर दैट मैं करता हूं इसे डबल समेशन साइन में लिखता हूं, जिसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं कि बीटा इज नॉट इक्वल टू अल्फा एंड फॉर ऑल अल्फा मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं विच इज दिस फोर्स एफ अल्फा बीटा. फाइन. सो इस चीज का क्या मतलब हुआ कि आपका कंसीडर कीजिए फिफ्थ पार्टिकल है, तो फर्स्ट पार्टिकल का फिफ्थ पार्टिकल के साथ कोई इंटरेक्शन है, ये चल रहा है. सेकंड का फिफ्थ से कोई इंटरेक्शन है, प्लस थर्ड का फिफ्थ से कोई इंटरेक्शन है, फोर्थ का फिफ्थ से कोई इंटरेक्शन है, पर फिफ्थ से इंटरेक्शन नहीं कर सकता. दैट्स व्हाई अल्फा कांट बी इक्वल टू बीटा. फाइन. तो दोनों जो नंबर हैं, एक पार्टिकल खुद से कोई फोर्स नहीं रख सकता. नाउ अगर इस इक्वेशन को मैं फर्दर इसको सिंप्लीफाई करूं, तो ये जो हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है जो कि हमारा इंटरनल फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दैट कैन बी रिटन एज, सो एक्सटर्नल फोर्स एज अ समेशन कैन बी रिटन एज दिस एफ, जिसमें से मैं अल्फा हटा देता हूं. सो दिस इज ओवरऑल फोर्स एफ जो एक्सटर्नली उस बॉडी पे अप्लाई हो रही है, प्लस द सेकेंड पार्ट जो हो रहा है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, उसको मैं लिख रहा हूं एक अलग तरीके से. एंड दैट माय रिप्रेजेंटेशन इज कि अल्फा एंड बीटा में मैं इनकी पेयरिंग कर रहा हूं, अल्फा और बीटा पेयर्स के तौर पे. सो एफ जो आपके पास है अल्फा जो फोर्स डाल रहा है टुवर्ड्स बीटा, एंड प्लस एफ बीटा अल्फा, बीटा पे जो फोर्स है अल्फा की वजह से. सो इन दिस वे मैं इसको अल्फा बीटा पेयर में लिख सकता हूं. एंड ये जो अल्फा बीटा है ये रिपीट हो रहे हैं 1 to n 1 to n. सो 1 1 1 2 मतलब इस तरीके से आप इसको नंबर दे सकते हैं. सो हमें इस केस में न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये पता है
कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। सो इन दैट केस हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओके एफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ बीटा अल्फा। सो ए पार्टिकल बी पे जो इंटरेक्शन डाल रहा है, बी जो ए पे वापस इंटरेक्शन डाल रहा है, सो दे आर इक्वल एंड अपोजिट। सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं, सो दिस पोर्शन, दिस सेकेंड पोर्शन, वी गेट 0 आउट ऑफ इट। सो दिस विल बी टोटली कैंसल आउट एंड जो हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है, दैट एक्सप्रेशन इज द सेकेंड डेरिवेटिव with respect to time of summation of m alpha r alpha। so ये जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है is equal to the external force। फाइन। और एंड अब इसको मैं फर्दर एक इक्वेशन के तौर पे लिखूं तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास एंड आई कैन राइट इट एज f is equal to कैपिटल M which is the mass of the whole body। एंड क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास है एंड ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में डबल डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव को। सो दिस कैपिटल R is representing your center of mass। so F equal to M R double dot। so what is this? This is similar to, so I should use this sign similar। so this is similar to M A। so what is A? A is your M small r double dot। so particularly the position of that particle। but in a case of a system of particle, हम किसी पार्टिकल की पर्टिकुलर पोजीशन की बात नहीं कर रहे, लेकिन उस पूरे स्प्रेड का हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे हैं एंड देन वी नोट डाउन कि वो सेंटर ऑफ मास में कितना चेंज आ रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट वी कैन से दैट कि वो जो सिस्टम है उस पर क्या फोर्स लग रहा है या किस तरीके से हम डायनेमिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल को स्टडी कर सकते हैं। सो इससे आगे मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि ओके दिस इज द फॉर्मूला जिसमें हम आर डबल डॉट या सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, बट क्या ये चीज मोमेंटम पे भी लगेगी? एंड द आंसर इज यस। सो जिस तरीके से हम चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम को हम फोर्स से मैच करते हैं, उसी तरीके से सो दिस फोर्स कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर मैं सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम स्टडी करूं एंड उसमें वेरिएशन स्टडी करूं, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द फोर्स विच इज द एक्सटर्नल फोर्स। सो इस टॉपिक में हमने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि जब एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम अलग अलग इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह स्टडी नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे एज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल डील करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक डेफिनेशन इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अब हम फोर्स को स्टडी करने वाले थे। देन हमने ये समझा कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके से अप्लाई हो सकती है। सो एक्सटर्नल फोर्स इज कोई भी जो हम बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, बट इंटरनल फोर्स वो पार्टिकल के आपस में जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से होता है। फाइनली हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस है वो ओवरऑल जो है वो हमारे पास जीरो हो जाता है, बिकॉज एक पार्टिकल जो दूसरे पे फोर्स डाल रहा है दे आर इक्वल एंड अपोजिट। सो ओवरऑल सब फोर्सेस कैंसिल होकर आपकी नेट जो है वो आपका जीरो बन जाता है। फाइन। सो तो जो भी आपकी मोशन हो रही है, जो भी आपके सेंटर ऑफ मास में चेंज होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज होगा, वो होगा सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। इंटरनल फोर्सेस की वजह से आपका सेंटर ऑफ मास में चेंज नहीं होगा। एक बेसिक एग्जांपल आप देख सकते हैं। सो मान लीजिए कि कोई पटाखा हमने उसमें आग लगा के हमने उसे थ्रो कर दिया। सो हमने उसे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से थ्रो किया। सो अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर गिरेगा, लेकिन रास्ते में हम देखते हैं कि वो पटाखा फट गया, तो उसके अलग अलग पार्टिकल्स सारी तरफ वो फैल गए हैं। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा अचंभा होगा कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं करेगा। ये सब पार्टिकल्स बिखर गए हैं,
लेकिन अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करूं उसका सेंटर ऑफ मास, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी तरीके से मूव करता रहेगा, बिकॉज वो जो पटाखा था वो उसकी इंटरनल फोर्स थी जिसकी वजह से वो फटा। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर आकर नहीं लगी जिसकी वजह से वो क्या है कि उसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज आए। सो ओवरऑल जो हमारा जो फोर्स है एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर, उसको स्टडी करने के लिए हमें हर हाल में डिस्प्लेसमेंट इन सेंटर ऑफ मास या एक्सेलरेशन इन सेंटर ऑफ मास हमें ये स्टडी करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हम उसका वर्क डन भी और उसके अंदर फोर्स भी और उसके अंदर चेंज इन मोमेंटम या किसी भी तरीके की डेफिनेशन में हम उसे ढाल सकते हैं। इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ने के लिए आप एस चंद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफर कर सकते हैं। इन बुक्स की ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और हम जुड़े रहें और इस तरह का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।